नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी। और चीन में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि जो बातचीत करीब 11 घंटे चली कल जनरल लेवल की, कमांडर लेवल की, तो उसमें तय ये हुआ है, खबरें ऐसी मिल रही कि दोनों पक्ष पीछे हटेंगे, शांति बनाए रखेंगे और जो लगातार एक तनाव की स्थिति थी उसको कम किया जाएगा। और ध्यान रखिए कि ये बैठक चीन के कहने पे बुलाई गई थी उस झगड़े के बाद, तो ये एक डेवलपमेंट है। दूसरा, बहुत सारे जो और प्रोसेसेस हैं वो चल रहे हैं। हमारे सेनाध्यक्ष जी दौरे पे हैं इस समय लद्दाख के, 2 दिन के, आज और कल वो रहेंगे वहाँ पे, फ्रंट पे जाएंगे, वहाँ पे कमांडर्स से मिलेंगे, अफसरों से मिलेंगे, जवानों से मिलेंगे और वहाँ के लोकल लोगों से भी मिलेंगे। तो उससे एक स्थिति की ग्राउंड रिपोर्ट, एक जायज़ा हमें पता चलेगा कि क्या तस्वीर सही निकल के आ रही है। चीन की ये बात कि हाँ हम भी चाहते हैं कि डीएस्केलेशन हो, तो क्या मैं इसको ये मानूं कि भारत की डिप्लोमेसी, भारत का प्रेशर, भारत की जो सही बात थी उसका दबाव बन गया है और हम एक तरीके से इस अपनी बात सही कार्य में साबित हुए, या फिर चीन के इस खोखले भ्रम वायदे पे हमें नहीं रहना चाहिए? आज इसी में बातचीत करेंगे। परिचय करा दें आपका पहले माने मेहमानों से। हमारे साथ हैं सैयद जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजीव त्यागी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की तरफ से बातचीत करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, समझेंगे कि फ्रंटियर लाइन पे क्या हो रहा है, किस तरीके की स्थिति इस समय है। साथ ही सुशांत जी हैं, सुशांत सरीन जी, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं और रक्षा मामलों के बहुत बड़े जानकार हैं ये। और इसके साथ ही शिवकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे लंदन से। तो ज़रा समझेंगे कि अमेरिका का और दूसरे देशों का क्या रुख है इस घटना पे, क्योंकि ट्रंप साहब जो बात बात पर मार्केट के 100 पॉइंट के उछलने पे एक ट्वीट कर देते हैं, उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया है, तो इस पर भी बातचीत करेंगे। अच्छा, मैं इससे पहले की चर्चा शुरू करूँ एक खबर बता दूँ आप लोगों को। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये खबर है कि पाकिस्तान हाई कमीशन में हम अपनी स्ट्रेंथ कम करेंगे 50%, तो वो रेसिप्रोकेट दिल्ली में भी होगी। ये सिर्फ जानकारी के लिए बता दिया था मैंने कि ताज़ा डेवलपमेंट है और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला है, डिफेंस स्ट्रेटजिक से जुड़ा, इसलिए हमने कहा इसकी चर्चा यहाँ पे कर दें। सैयद जफर इस्लाम, चाइना पे भरोसा करते हैं आप लोग? देखिए, 2-3 अहम बातें बताऊंगा नीरज जी। सबसे पहली बात कि कभी भी आप जब एक अपने दूसरी कंट्री के से बात करते हैं तो हर लोग अपने इंटरेस्ट का ख्याल रखता है। उसी तरह भारत कभी होता था कि हम कॉम्प्रोमाइज करते थे अपने इंटरेस्ट से। अब एक मजबूत भारत है जो अपने न दबता है और न दबाने की कोशिश करता है। लेकिन हमें कोई आंख निकालता है तो हम आंख निकालने की भी ताकत रखते हैं, ये हम जरूर दिखाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसलिए ऐसी बात कही मैंने, इसलिए कि हमने कोई बिना दबे हुए अपनी बातें रखी। और अब अगर चाइना इस बात से राजी होता है कि वो डीएस्केलेशन पे राजी होता है और अपनी सेना को वापस खींचता है और उसको जैसे पहले स्टेटस को उस तरह से मेंटेन जो है, उसमें जो टेंशन जो था वो टेंशन खत्म करने की पेशकश करता है, तो भारत एक पीस लविंग कंट्री है। हम चाहते हैं अमन रहे, बराबर अमन चाहते हैं और उसकी कोशिश हमने की। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि हम पीस लिविंग कंट्री हैं और हम चाहते हैं कि अमन रहे पूरे सब कॉन्टिनेंट में और पूरे जो हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ एक अमन का माहौल रहे। लेकिन कोई अगर ऐसी बात करता है, पहले भी हमें धोखा हुआ है, हम उस बात का ध्यान हमारे दिमाग में बिल्कुल है कि चाइना धोखा दे सकता है या कोई और मुल्क भी धोखा दे सकता है, लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट को, नेशनल सिक्योरिटी को पूरे ध्यान में रखते हुए हर ऐसे कदम चलेंगे जहां पर अमन का माहौल हो, डीएस्केलेशन हो, लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये हमारी नीति है। न किसी से दबेंगे और न दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ी तो एक ऐसा लेसन देंगे जो हमने अभी थोड़े दिन पहले भी दिया था। बस ये कहना चाहता हूं कि देखिए, चाइना क्या कर रहा है, बाकी कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं, लेकिन हकीकत तो है कि पूरे ग्लोबल कम्युनिटी ने जिस तरह से भारत के साथ रैली किया है, पीछे खड़े रहे, वो अपने आप में दर्शाता है कि पिछले चंद सालों में अंडर द लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हम एक मजबूत देश की तरह उभरे हैं, जिसका कॉन्फिडेंस, जिनका पूरे दुनिया में एक कम से कम एक ऐसे कनेक्टिविटी बन गई है जिससे हम अपनी बात पूरे दुनिया के ग्लोबल लीडर्स के साथ कर पाते हैं, कह पाते हैं, जफर जी बनवा पाते हैं। आज इसी चीज को दर्शाता है। जो बात पे मांडवाली कराने की दम भरते थे, डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर देते थे, वो इस बार खामोश है, वो आपके साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया।
देखिए, भारत ने बराबर कहा है कि भारत सक्षम है अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। हमने कभी भी किसी को मध्यस्थता के लिए ना तो पैरवी नहीं किया और ना मध्यस्थता तो मैं बता रहा था कि बात बात पे ट्वीट करते हैं, तो इस मसले पे भी उनको कुछ कहना चाहिए था ना। नहीं, अब वो नहीं कह रहे हैं या कह रहे हैं, दोनों तो हालत नहीं, मैं ये मानूं कि वो न्यूट्रल पोजीशन लेके खड़े हैं, वो आपके साथ नहीं है, मैं ये मान लूं क्या? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे दुनिया के अलग कंट्रीज हो, इसलिए कि हमने एक हमारी जो स्टैंड है वो सही है। हमारे सही स्टैंड लेने पे दुनिया हमारे साथ खड़ी है। आप कोई गलत काम करेंगे तो शायद दुनिया हो सकता है गलत तरीके से देखे, लेकिन जब हम चाहते हैं खुद के अमन हो तो दुनिया भी चाहती है हमारे साथ अमन हो। लेकिन कोई अमन को नहीं चाहता है, कोई पीस नहीं चाहता और उसको पीस में कहीं भंग करना चाहता है, तो जाहिर है दुनिया का सपोर्ट हमको है और हम उस सपोर्ट को एंजॉय भी कर रहे हैं। और आप दिख भी रहा है कि आज वो एक ऐसा देश उभर के आया है जिसको एक जगह मिली है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, पहले कभी नहीं था। मजबूत देश है, मजबूत तरीके से हम अपने दबदबा बना के रखते हैं पूरी दुनिया में। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसी लीडरशिप मिली है जो हम ये कर पा रहे हैं। राजीव त्यागी जी, बात काफ़ी आगे बढ़ गई है और अब दोनों पक्षों की जो बातचीत निकल के आ रही है, जो अब तक खबरें मिल रही हैं कि शांति स्थापना की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने अपने इलाके में हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कांग्रेस को या राहुल जी को अभी भी लगता है कि कब्जा है उनका। प्योंगयांग झील की भी उन्होंने तस्वीर डाली है जो राजीव जी ने कभी खींची थी। देखिए, जो आप बात कहते हैं नीरज जी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि चाइना हमारे क्षेत्र में ना तो आया है और ना ही किसी चौकी पे हमारे कब्जा है। ऐसी इसी भाषा में, इसी शैली में प्रधानमंत्री जी ने कहा था। लेकिन कल ही प्रधानमंत्री महोदय को एक ज्ञात होना चाहिए कि देश की सरकार ने चीन के सामने प्रोटेस्ट दर्ज किया है कि हमें 5 मई से पहले की स्थिति बॉर्डर पे चाहिए। इसका मतलब दो स्पष्ट चीज होगी, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे और 5 मई से पहले की स्थिति का मतलब ये स्पष्ट हो गया कि 5 मई से पहले स्थितियां ठीक थी और 5 मई को आकर के चाइना ने हमारे क्षेत्र में घुसना शुरू किया। मैंने अपने मित्र को बड़े धैर्य से सुना, उन्होंने 2-3 चीजें विशेष रूप से कही कि पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा है। विश्व के कौन कौन से देश हमारे साथ खड़े हैं, कृपया आप पढ़ के बता दीजिए। नीरज वाजपेयी, आपने स्वयं कहा कि अमेरिका कई बार ट्वीट करता था, बड़ा वो कहता था मेरे दोस्त मोदी का मूड बड़ा खराब है, लेकिन चाइना के मामले में तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ये बात ठीक है कि हमें मध्यस्थता किसी की नहीं चाहिए, हमारे पास सबसे शानदार सेना है और हमारी सेना का जो हौसला नंबर 1 पे है पूरे देश में, इसमें कहीं को सोचा नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं मेरे मित्र से, जब आप ये बात कह रहे हैं कि पूरा विश्व आपके साथ खड़ा था, कौन कौन से देश खड़े, इसके बारे में बताइए, स्पष्ट बताइए, जनता सुनना चाहती है। दूसरा हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आपकी एबल लीडरशिप की बात हुई कि मोदी जी की बड़ी एबल लीडरशिप है, बात अच्छी है भाई, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी एबल लीडरशिप हो, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि नेपाल हमें गोली चला रहा हमारी सीमा पे, पाकिस्तान रोज सीजफायर वायलेशन कर रहा है, 2015 से लेकर के अभी तक 2500 से ऊपर बार चाइना हमारी सीमा में घुस चुका है। और मैं पूछना चाहता हूं, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, अन्य देशों की बात छोड़ दीजिए, हालांकि ट्रंप साहब ने भी धमका करके हमसे कोरोना की दवाई लेने की कोशिश की, तो ये दर्शाता है कि भैया डंका कहां बज रहा है, डंका कहां बज रहा है, किस देश में बज रहा है, इस बारे में बता दीजिए। 20 जवान हमारे शहीद हो गए, उस शहादत पे कुछ नहीं बोलेंगे, या आप कहते थे घर में घुस करके मारेंगे। अरे भाई, हमारे घर में घुस करके चाइना ने हमारे 20 जवान शहीद कर दिए। अगर ये सवाल पूछना देशद्रोह है तो बार बार पूछूंगा कि 20 जवान कैसे शहीद हो गए। ये सवाल जरूर पूछूंगा कि फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक चाइना कैसे आकर के बैठ गया। ये सवाल पूछना इसलिए देश हित में जरूरी है कि निश्चित रूप से प्रत्येक दल को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक भारतवासी को ये सवाल पूछना चाहिए। राजीव जी, हाँ जफर जी जवाब दीजिए, छोटा दीजिएगा, मैं सुशांत जी से जरा स्ट्रेटेजिक समझूंगा कि आप लोग जो बार बार कहते हैं उसका मतलब क्या है। देखिए, बड़े अफसोस की बात है जो राजीव त्यागी जी समझ नहीं पाए, अफसोस की बात है। नहीं, सुनिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, जो आपने बनाया रूल फॉलो खुद तो कर लीजिए। नहीं, मैं आपको, बड़े अफसोस की बात है कि राजीव जी आप शांत रहिए ना, मैं एंकरिंग कर रहा हूं, मुझे पता किससे क्या पूछना है, किससे कब पूछना है, कितना पूछना है, प्लीज वो डिस्टर्ब मत कीजिए। डिप्लोमेसी डंका बजाया नहीं जाता मेरे भाई, यही तो आप में कमी थी। यूपीए सरकार में इसलिए 43,000 स्क्वायर किलोमीटर आपने सौंप दिया चाइना को, यही कमी थी। और जब प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे 1 इंच भी नहीं है तो नहीं है। हाँ, जब आप कहते हैं 5 मई से पहले की मतलब अमन का माहौल हो,
दोनों तरफ ऐसा कोई ऐसे नहीं बात हो जिससे लगे फ्रिक्शन है। और तीसरी बात, जब हमारे घर में जब हमारे LAC के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे हमारे जवान, उसमें अपने जमीन को बचाने के लिए, मातृभूमि को बचाने के लिए, उसके लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया। समझ में आई बात राजीव त्यागी जी? या फिर से समझा दूं कि देश के लिए मर मिटना किसको कहते हैं और अपनी धरती की सेवा किसको कहते हैं? नहीं समझेंगे आप। शायद इसलिए राहुल गांधी भी नहीं समझ पा रहे हैं, शायद इसीलिए सोनिया गांधी भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इसी तरह की उटपटी बातें कर रही हैं, जो कि आज लोगों को, आप लोग मनोबल बढ़ा रहे हैं अपने सेना की, और आप मनोबल गिराने में पड़े हैं। कभी तो देश हित पे काम बात कीजिए जी। हो गया कभी जफर जी, पॉलिटिक्स बाद में कर लीजिएगा। पॉइंट हो गया जफर जी आपका। राजीव जी बोलिए। 15 सेकंड का जवाब देना हाँ, चाहूंगा। बोलिए। जफर इस्लाम साहब ने स्वीकार कर लिया, बड़े अच्छी बधाई की बात है कि कम से कम पहली बार कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता सच बोला कि चाइना हमारे क्षेत्र में आया, जबकि प्रधानमंत्री महोदय मना कर रहे थे कि चाइना हमारे क्षेत्र में आया ही नहीं। 20 जवानों की शहादत हुई जफर इस्लाम साहब। अब बीच में मत बोलिए, किस्सानी बिल्ली कम्बा नोचे। आप अभी भी मुझे कोट करके बोलिए ना, आप बोल दीजिए ना, आप बोल रहे हैं तो आप गलत तो नहीं बोल सकते। नहीं आप गलत, मैंने कहा घुसने की कोशिश कर रहे थे। पूछना चाहता हूं जफर साहब आपसे, इंट्रूजन का जो मतलब देश मंगलायन कर रहा हो, जिस देश के पास पूरी सैटेलाइट व्यवस्था थी, वो देश में सैटेलाइट का उपयोग किया होगा जरूर। तो सैटेलाइट की कंट्री जो कहती है उसके बारे में क्या कहेंगे? रही बात चाइना के विषय में एक बात कहता हूं नीरज जी, हमें चाइना पे बिल्कुल एतबार नहीं है। और मैं दो शब्दों में बात कहने के लिए जाना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ बॉर्डर स्टेट, बॉर्डर जो हमारे राज्य है, बॉर्डर के जो देश है, उनमें चाइना हमारा निश्चित रूप से सबसे बड़ा दुश्मन है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए। हमें कोई इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं बहुत स्पष्ट कहने के लिए, ठीक है राजीव जी, राजीव जी और जफर जी, मैं ऑडियो डाउन करा दूंगा। अगर देखिए दोनों लोग बोलेंगे किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। इतनी शांत, इतनी क्लैरिटी की डिबेट हो रही है, तो एक दूसरे की बातचीत को सुन के जवाब देंगे तो बेहतर है। अब आप दोनों लोग शांत हो जाइए, मैं जरा सुशांत जी के पास चलता हूँ। सुशांत जी, ये जो बार बार झगड़े की बात होती है कि कब्जा कर लिया, वो कहते नहीं किया, वो कहते कर लिया, अब थोड़ा आप मुझे समझाइए क्या है। इन्हीं से पूछिए जो इस तरीके का झगड़ा कर रहे हैं, हम लोगों से क्यों? नहीं, मेरे दर्शकों को ये एजुकेट करिए कि ये जो फिंगर 4 और फिंगर 2 फिंगर 8 है, इसमें क्या खेल है? ये जो बार बार आके कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि ऐसा हो गया, बीजेपी मना करती है, ऐसा नहीं हुआ, तो प्लीज आप चूंकि समझते हैं उन विषयों को, तो मुझे बताइए। देखिए 3-4 चीजें हैं। एक तो कब्जा तो एक बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर हुआ है और वो 1950 के दशक से हुआ है। तो अगर कब्जे की बात है तो फिर मेरे ख्याल वापस चलिए 1950 के दशक में, कि पूरा का पूरा अक्साई चेन जो भारत के जो नक्शे हैं उसके अंदर भारत का भाग माना जाता है, उसके ऊपर चीन का कब्जा है, तो वो तो कब्जा अपनी जगह है। उसके बाद एक चीज आती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक लिहाज से किसी नक्शे पे इस लिहाज से नहीं है कि दोनों देश उसको मानते हैं, लेकिन परसेप्शंस हैं दोनों की कि भाई यहां से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जाती है। वो परसेप्शंस जो हैं वो बेशतर हिस्से पर तो सहमति है कि लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल कहां से जाती है, लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जहां पर सहमति नहीं है। अब जो करंट विवाद है वो 3-4 क्षेत्रों के ऊपर था। एक क्षेत्र था गलवान घाटी, जिसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है कि चीन ने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके अंदर घुसपैठ करी हुई है और उसके ऊपर उन्होंने कहीं पे कब्जा किया हुआ है। कोशिश जरूर हुई थी, उस कोशिश को खदेड़ दिया गया। दूसरी जगह जहां पर बहुत बड़ा विवाद अभी है वो पैंगोंग झील जो है वहां पर है। वहां पर मुद्दा ये है कि एक पर्टिकुलर फीचर्स हैं, फिंगर्स जिनको बोलते हैं। भारत का जो क्लेम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का या जो परसेप्शन है वो फिंगर 8 तक है, चीन की जो है वो फिंगर 2 तक है। चीन का जो बेस है वो फिंगर 8 से थोड़ा सा आगे एक जगह पर है, भारत का फिंगर 4 पर एक बेस बना हुआ है। 4 और 8 के बीच में भारत और चीन दोनों गश्त करते थे। आज तक ये हुआ था कि चीन ने 1999 के आसपास एक कच्ची सड़क बनाई थी जिसको बाद में उन्होंने पक्का कर लिया, लेकिन कोई परमानेंट फीचर वहां पर नहीं था। लेकिन अब जो हुआ है उसमें उन्होंने वहां पर कुछ परमानेंट फीचर्स बनाए हैं, ये सैटेलाइट के दृश्यों से पता लगता है। और वो जो यथास्थिति पहले थी उसको बदल दिया गया है और भारत ये मांग कर रहा है
कि ये विवाद हमारे बीच में जरूर है, लेकिन आप ये स्थिति को बदल नहीं सकते, इसलिए वापस आप उसी स्थिति पर जाइए जो आज ये मई 5 से पहले थी। तो मई 5 की जो त्यागी जी बात कर रहे हैं वो उस संदर्भ में बात हो रही है। एक दूसरा जो उसका संदर्भ है वो ये है कि देखिए अब एक सीमा होती है, लेकिन जो फौजें होती हैं वो सीमा पे बिल्कुल तैनात नहीं होती। ये किसी भी सरहद पर ये नहीं होता, क्योंकि जैसे ही एक साइड की फौज सीमा पर आ जाती है तो दूसरे साइड की फौज आमने सामने खड़ी हो जाती है और फिर हालात काबू से बाहर होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। इसलिए ये वाला बोला जाता है कि भाई अगर आप अपनी फौजों को आगे तक लेके आए, जो एक्चुअली राजनाथ सिंह ने बोला था कि अच्छी खासी तादाद में आ गए हैं, उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो कहां आ गए हैं, और यही था कि वो सीमा पर आ गए हैं जो LAC है। और अब कोशिश ये है कि आप अपनी फौजों को विड्रॉ करिए और पीछे लेकर जाइए, ताकि वो जो हमको एक खतरा महसूस होता है वो खतरा कम हो। तो मेरे ख्याल वहां पर बातचीत चल रही है। पैंगोंग झील पर बेशक ये जो अभी तक एविडेंस आया है वो ये है कि चीन ने यथास्थिति बदलने की कोशिश की है और भारत उसका विरोध कर रहा है। और एक और जगह है हॉट स्प्रिंग्स का एरिया, वहां पर फौजों का जमावड़ा है, लेकिन ऐसी कोई इतलात नहीं है कि उन्होंने भारत का जो साइड है LAC का उसमें कोई अतिक्रमण किया है। ये अभी तक की स्थिति है जी। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छे से आपने समझाया, तस्वीर साफ हो गई होगी, तो इसलिए इस पे बार बार विवाद करना कि कब्जा कर लिया नहीं करना चाहिए। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। जनरल सिन्हा, ये जो परिस्थिति बनी है, वो विवाद वाला थोड़ा छोड़ते इस पे बढ़ते कि जो बातचीत हो रही है हमारे कमांडर लेवल की जो हुई है, उसमें ये कहा गया है कि दोनों पक्ष अब रिसीड करने के लिए तैयार है। मूल प्रश्न मेरा ये है कि क्या भरोसा करना चाहिए? कोई मैलिशियस डिजाइन उसकी हो सकती है, इसलिए हमें यकीन नहीं करना चाहिए और हमें तैयार रहना चाहिए। नीरज जी, मैं बात वहाँ से बढ़ाऊंगा आपके जो सवाल का जवाब देने में, जहाँ पर सरीन साहब ने छोड़ा है। उन्होंने बड़े पिक्चर को बताया है, उससे आगे की बात बताऊंगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि चीन पर तो आप कभी विश्वास ना करें, ना कि भारत के सेना तो कभी विश्वास नहीं करती है, क्योंकि ये ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कि आप देखेंगे कि आपको जब एग्रीमेंट्स होते हैं तो उसके बाद आपको मनवाया जाता है। हमारी बढ़त जो 67 से 87, जब मैं कहता हूँ जो हमारा हुआ था नाथुला के बाद और सुमड्रांगचू के बाद, ये तकरीबन ये दशकों का हमारा बढ़त था। उसके बाद 88 के बाद ये एब्सोल्युटली चाइना के फेवर में चला गया। अभी हुआ क्या है जो सरीन साहब बता रहे थे, उससे आगे की बताऊंगा कि एक समर एक्सरसाइज करता है, हम भी करते हैं, वो भी करता है, और समर एक्सरसाइज के बाद और ये एग्रीमेंट को ताक में रखते हुए उसने अपने फोर्सेस को दो एक्सेस पे बिल्टअप किया। एक तो गलवान की तरफ और दूसरा जो है बेसिकली उसको कहते हैं श्रीजाप का जो प्लेन है वो आपका जो लेक है उसके इलाकों को कहते हैं, जिसको हमने 62 की लड़ाई में खोया था। श्रीजाप 1, 2 और 3 ये पैगांगसो लेक है, कंप्लीटली ये हमारा है। ये 134 किलोमीटर का जो हमारा लेक है वो हमारा है। बात वहां होगी क्योंकि आप देखेंगे जो झड़प होने के बाद परिस्थितियां टोटल बदली हैं। 15 और 16 मैं वहां से ले रहा हूं, जैसे 15 और 16 की झड़प जब हुई, उसके बाद जब हमने 17 तारीख को ब्रिंच लॉन्च किया गलवान नाले के ऊपर, उसके बाद हम रोड की कार्रवाइयां शुरू कर चुके हैं। जो पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14, 15, 16 और 17 जो वो बता रहे थे हॉट स्प्रिंग, वो इसका इलाका वहां पर भी आ जाता है, जिसको अब चाइना रोक नहीं सकता। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है आपका ये जो हमारा लेक का इलाका है, फिंगर 4 तक हम पहुंच चुके हैं, फॉर्मेशन कटिंग हो चुकी है। उसके अंदर में नेगोशिएट करके हमें जंप करना है फिंगर 5 के ऊपर में। वो टफ नेगोशिएशन है। 13,000 हमारे लेबर्स जो गए हैं झारखंड से, वो वेट कर रहे हैं। फॉर्मेस इंजीनियर कभी भी उसको सफलता ले सकती है और फिर हम चल पड़ेंगे फिंगर 8 की तरफ। प्रॉब्लम जो आप बता रहे थे कि क्या है, देखिए, दो आप कहेंगे कि क्या उन्होंने हमारा इलाका ले लिया? नहीं, एब्सोल्युटली 1 इंच ले नहीं सकते, यह सही है।
जो फोर्स बिल्टअप है वो धोखे से फोर्स बिल्टअप दोनों एक्सेसों में हुआ है। गलवान में भी उन्होंने कभी भी आपको एलएसी क्रॉस नहीं किया, ये सच्चाई है। 14 जो आपके पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पे वो आना चाहते थे जिससे कि वो हमें देख सके, वेंटेज पॉइंट के ऊपर ले सके, और उसकी झड़प में ही ये झड़प हुई जो 15-16 की रात में हुई है। जी, जो अभी बात हो रही है, जो नहीं बता रहे थे कि उन्होंने परमानेंट डिफेंस बनाए हैं, मेरे ख्याल से टेंटेज अकोमोडेशंस किए हैं और वो भी बनाया होगा, उसमें भी सच्चाई होगी क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी है, उसका एनटीआरओ का सैटेलाइट की इमेजरी हमारे पास किसी के पास नहीं है, ये पुरानी है, ये इसके कोई तथ्य नहीं है। 2006 में आपको पता होना चाहिए, 2006 का याद दिलाऊं, 2006 में उन्होंने फिंगर 6 के ऊपर में एक नेवल जेटी बनाई है और उसको हम लोगों ने परमिट किया, और परमिट किया मतलब उसको अपोज करना चाहिए था, अपोज किया नहीं, और जिस तरह से होना चाहिए। उन्होंने रोड बनाया 2013 के अंदर में, जो कह रहे थे फॉर्मेशन कटिंग की थी उन्होंने कारगिल वॉर के दौरान जी की बनाई। जब आप डिफेंस कॉपरेशन कर रहे थे, एग्रीमेंट कर रहे थे, उन्होंने आपका रोड बना दिया और फिंगर 5 तक ले आए, आपने उसको भी। और जब आप बनाते हैं तो वो आपके लिए इस तरह की फोर्स की डिप्लॉयमेंट करते हैं। लड़ाई वो है, झगड़ा मसला वो है, और इस मसले के अंदर में अभी ये बताया गया है कि हमारे जो कोर कमांडर, ये लोकलाइज्ड ये अचीवमेंट है। हमारी अभी सेना की डिप्लॉयमेंट पूरे फ्रंट में है, जिसमें एयरफोर्स भी है और नेवी भी शामिल है। जी, तो ये नहीं कहिएगा कि हम लोगों ने कोई ऐसा कह लिया कि जी नहीं, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे, इसीलिए हमने कहा, क्योंकि रोज रोज के डिबेट में ये बात आती थी, तो हमने कहा एक बार स्पष्टता हो जाए कि तस्वीर क्या है। लेकिन जो मूल प्रश्न ये है कि हम क्या दबाव बनाने में सफल हुए हैं, क्या हमारी जो बातचीत हुई है उसमें हम एड्ज पे हैं, हमारे लिए एडवांटेज है वहाँ पे, क्योंकि सड़क का काम नहीं रुकेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता रहेगा, और हम अपने सेना को छूट दे रहे हैं कि वो जैसा चाहे वो रिटेलिएट कर सकती है अगर कोई इवेंचुअलिटी होती है, और चीन के कहने पर हमने बातचीत शुरू की है, तो मतलब हमारे लिए एडवांटेज में मान के चलता हूँ। लेकिन शिवकांत शर्मा जी, आप विदेश में रहते हैं, इस मसले पर आपने थोड़ा अध्ययन किया होगा, कुछ बातचीत की होगी, कुछ जानकारी आपको मिली होगी। अमेरिका का रुख बड़ा सस्पिशियस था, बड़ा न्यूट्रल सा रुख था। पॉम्पियो ने हालांकि एक बयान दिया, राजीव जी जो कह रहे थे कि किसी ने नहीं दिया, दरअसल पॉम्पियो ने बयान दिया है। मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि ट्रंप साहब ट्वीट बार बार करते, उन्होंने नहीं किया, लेकिन पॉम्पियो ने बयान दिया था। क्या रुख वहां पे आपको दिख रहा है बड़े देशों का, खासतौर पे अमेरिका का? देखिए, यहाँ पर तो सीधा सीधा चीन विरोधी रुख है। जहां तक मीडिया की बात करें, मैं पिछले 35 साल से यहाँ हूँ और मीडिया को बराबर देख रहा हूँ। पाकिस्तान के साथ जब भी अनबन होती है तो हमेशा यहाँ के मीडिया में बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। ये पहली बार हो रहा है चीन के साथ ये जो झड़प हुई है। लगभग हर अखबार, हर समाचार माध्यम चीन को दोषी मान रहा है, चीन के रवैये को आक्रामक मान रहा है और चीन को दोष दे रहा है। अमेरिका को छोड़िए, बाकी सारे देश भी इस वक्त भारत के साथ हैं। इसीलिए पीछे जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए जो सीट खाली हुई थी, भारत निर्विरोध रूप से चुन लिया गया था। इसी तरह से WHO में देखें आप, तो WHO में जो एग्जीक्यूटिव चेयर मिलनी थी वो भारत ने लगभग निर्विरोध हासिल की, और उसके बाद ये जो कोरोना वायरस की बीमारी की छानबीन के लिए जो प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव का भारत ने समर्थन किया। चीन को उससे भी नाराजगी हुई होगी। तो अगर पूरे माहौल को देखें तो चीन इस वक्त जिस तरह के दबाव में है अंतर्राष्ट्रीय चारों ओर से, चाहे वो कोरोना वायरस की बीमारी को लेकर के हो, चाहे वो हांगकांग को लेकर के हो, ताइवान को लेकर के हो, दक्षिण चाइना में उसने जो है वो वियतनाम का जहाज डुबोया है उसको लेकर के हो, या फिर फिलीपीन से झगड़ा चलता है उसको लेकर के, और अब भारत पे एक तरह से उसने झड़प की, घात लगाकर हमला किया है। तो कुल मिलाकर चीन इस वक्त घिरा हुआ है। तो इस वक्त अगर चीन पर दबाव मान के आप अपनी बात चीन से नहीं मनवा सकते तो फिर कभी नहीं मनवा सकते। इससे बढ़िया मौका भारत के सामने आ नहीं सकता। निर्भर ये करता है कि अमेरिका इस वक्त, ट्रंप साहब उलझे हुए हैं चुनाव में, होगा क्या। देखिए, आज ही ये हुआ है कि उन्होंने इस साल के अंत तक H-1B वीजा पर रोक लगा दी। इससे
सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होगा, क्योंकि वो जो लोग वहां हैं वीजा पर, उन पर कोई नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन जो अप्लाई करना चाहते हैं वीजा के लिए वो नहीं आ पाएंगे। और ये उनकी अंदरूनी जो है मजबूरी है, उनको चुनाव जीतना है, ये दिखाना है। इस वक्त बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है, अर्थव्यवस्था की बहुत बुरी हालत है, तो भारत की भी यही बुरी हालत है। समस्या भारत के सामने ये है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, उसकी अपनी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। तो जहां तक लड़ाई की बात है, बड़ी लड़ाई तो भारत नहीं लड़ सकता, लेकिन छोटी मोटी लड़ाई जैसे इनको वापस खदेड़ना हुआ, बातचीत करके, दबाव डाल के, ये भारत मुझे लगता है कर सकता है, भारत को कर लेना चाहिए। लगभग अंतर्राष्ट्रीय जनमत भारत के साथ है। जी राजीव त्यागी जी, काफी बातचीत हुई है, तस्वीर मेरे ख्याल में काफी हद तक साफ दिख रही है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा सवाल ये भी जो शिवकांत जी कह रहे थे, बाकी लोग कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस समय चाइना के अगेंस्ट है, वो आपको एक तरीके से सपोर्ट में आपको मिल रहा है। रूस ने आज ये कहा भी है कि अगर स्थायी सदस्यता वाली जो टीम है 5 की, उसको बढ़ाया जाता है तो वो भारत की दावेदारी के समर्थन भी करेगा। वो चीन के सामने बात कह रहा है, क्योंकि वहाँ के प्रतिनिधि भी हैं। ऐसी परिस्थिति में और एक सर्वदलीय बैठक में सारी तस्वीर सामने रखी जा चुकी है, फिर ये रोज रोज एक ट्वीट करना, एक क्वेश्चन करना, और वो भी क्वेश्चन नहीं स्टेटमेंट देना, ये क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि ये इससे आप अपने ही सरकार को, अपनी पॉलिसी को कमजोर करते हैं। नीरज जी, आपकी बात को निश्चित रूप से कांग्रेस हाईकमान को कह दूंगा कि कोई भी ट्वीट ना करें आपसे पूछे बिना, और ये भी कह दूंगा फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक चाइना वापस चला गया है। पूरी झील हमारे पास है, सुरक्षित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, 20 जवान शहीद नहीं हुए, चीन की सेना ने नहीं मारे, और निश्चित रूप से वो हवा ने मार दिया, भूत प्रेत ने मार दिए होंगे हमारे सैनिक, जो 20 जवान शहीद हुए हैं। ये बात मैं आपकी निश्चित रूप से कांग्रेस हाईकमान को और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को बता दूंगा। बुरा मानना है सर, सच बात में बुरा मानना है। नहीं, बुरा नहीं मानता, बुरा मानना है। और क्या कर रहे हैं? जवाब दे रहा हूँ। अब मैं पूरा तथ्य और थोड़े से रख दूं, थोड़े तथ्य और रख दूं। देखिए, जितने भी मेरे बाद में व्यक्ति बोले हैं, मैंने भी कमोबश वही बात बोली है जो बात इन तीनों ने बोली है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, आज ये आर्टिकल छपा है, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में लिखा है कि उन्होंने चीन से क्या रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा विथड्रॉ फ्रॉम पैंगोंग, डीएस्केलेट गलवान, हॉट स्प्रिंग्स, इंडिया टेल्स चाइना। ये प्लीज पढ़ लीजिएगा, मैं आपके पास भी भेज दूंगा, उसको पढ़ करके। अरे आप आर्टिकल को मानते हैं या जो आप सर्वदलीय बैठक में आपके नेताजी वहां बात करके आए उसको आप मानेंगे? प्लीज मैं कंप्लीट कर दूं। देखिए, आप अखबार के आर्टिकल को कोट कर रहे हैं। अब आप बौखला रहे नीरज जी, प्लीज। मैं बौखला नहीं, वो सच्चाई आईना दिखा रहा हूं आपको। आप बड़े संजीदा एंकर हैं, प्लीज। तो आप वो बात बोलिए ना जो लॉजिकल लगे। आप किसी अखबार को उठा के कोट कर रहे हैं कि मैं इसको मानूंगा, मैं पीएम के साथ बातचीत को नहीं मानूंगा। नेपाल ने जो है ना हमारे एंटी इरोजन प्रोजेक्ट्स जो है वो ब्लॉक कर दिए हैं। अभी चीन, अभी अमेरिका के बारे में बताई दिया, एक सज्जन ने कि H1B1 वीजा हमारे कैंसिल कर दिए। तो हमारा प्रश्न बहुत स्पष्ट है नीरज जी कि 20 जवान की शहादत 45 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन ने हमारे जवानों को शहीद करने की हिमाकत की है। हमारा प्रश्न इतना सा है कि सिर्फ वो शहीद कैसे हो गए, इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं टफ मेजर्स लेने चाहिए, टफ एक्शंस लेने चाहिए। हमारा बहुत स्पष्ट सवाल है। यदि प्रधानमंत्री महोदय ये कहते हैं कि चाइना हमारी सीमा में नहीं घुसा, तो हमारे 20 जवान किस जगह शहीद हुए, इस बारे में सरकार को स्पष्ट बताना चाहिए। जफर इस्लाम जी जवाब। हम राजनीति कर रहे हैं। लास्ट सेंटेंस कह दूं नीरज जी, बुरा मत मानिएगा प्लीज, बुरा मत मानिए। लास्ट सेंटेंस वो कहता हूं, बीजेपी की पोल खोलता हूं थोड़ी सी, कि जब 2013-14 में जिस वक्त चाइना हमारी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, आप पी चिदम्बरम साहब का ट्वीट उठा के देख लीजिए, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है घुसने की कोशिश हमारे समय भी की, लेकिन 2015 से लेकर 2020 तक 2500 बार कोशिश कर चुका है चीन। वादा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति हमें लाल लाल आंख नहीं दिखा पाएगा, लेकिन हमारे जवाब ले लीजिए ना। जफर इस्लाम जवाब दीजिए, जफर इस्लाम जवाब दीजिए। देखिए, पिछले कई दिनों से यही घिसा पिटा सवाल इनका चल रहा है, न इनकी लीडरशिप को समझ में आ रहा है। नहीं, अरे सुन लीजिए, अभी मैं नहीं, अरे जवानों के साथ खड़े होते हैं तो आपको इसका कहने का अधिकार भी होता है, जवानों का मनोबल बढ़ाते हैं तो आपको अधिकार भी होता है इस तरह के सवाल करने का। लेकिन आपने तो जवानों का मनोबल तोड़ा है राजीव त्यागी जी, जिस तरह के आप सवाल कर रहे हैं। नहीं, अभी देखिए आप चुप नहीं रह रहे, अभी आप चुप नहीं रहे। यही कांग्रेस आई के लोगों के है। आप बोलते, आप प्रीच करते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। अगर मैं भी आपको बोलता तो आप बोलते, आप बोलने नहीं दे रहे। हकीकत ये है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और आपके जितने बड़े लीडर हैं,
सबकी एक ही बताइए ना, कोशिश है, my dear किसी तरह कि देश अदानी को ने कमजोर 300 करो, 300 मनोबल मिलियन डॉलर जो है का सेना का चाइना कम की करो, और कैसे जो कर लिया? समझदारी की बात है वो देश मत में करो। बाहर है। इसलिए कि राहुल गांधी सो के उठते हैं और एक बताइए ट्वीट ना, करते राहुल हैं गांधी बिना ने कहा जाने है, बुझे। ये- मैं आपको बताता हूँ एक बार फिर से, आपको अडानी के सरीन प्लेन में साहब ने चले बताया, साहब, एसपी अडानी सिन्हा के जी ने, प्लेन में आपको उड़े सिन्हा जी ने साहब, बताया, 300 आपको मिलियन शिवकांत जी ने भी डॉलर बताया, चाइना दूसरा लेकिन वाला आपको बैठ कुछ करके समझ में नहीं आया। भारत इसलिए कि में बैठ करके आप दोनों लोग इतने सीजन जर्नलिस्ट है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? भरी है। सरीन जी, आपको कुछ समझ में आ रहा है ये लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं, मेरी एक नसीहत है आपको, जी, आपको ये करना चाहिए। देखिए, आपका प्रोग्राम वो नॉर्मल वाला प्रोग्राम तो है नहीं। आपको ये करना चाहिए, जैसे एक व्यक्ति बात करता है ना, बाकी सबके माइक म्यूट कर दीजिए। सर वो क्या, फिर वो जो मर्जी बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, मैं At least तो बातचीत तो आगे बढ़ेगी। मैं कोशिश ये करता हूँ कि भाई ऑडियो मुझे नहीं, किसी आप का डाउन चुस्कियां ना लेते करना हैं। पड़े। मैं ऑडियो, आप नीरज जी चुस्की लेते हैं। सर, मैं चुस्की नहीं लेता हूं। नहीं करते, आप चुस्की ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सर। सबका माइक बंद कर मैं दीजिए। देखिए सर, सिर्फ सर सर आपका सरीन जी, और दो व्यक्ति सुशांत बात जी, कर रहे हैं, उसका होना सुशांत जी, अगर मैं माइक बंद कर दूंगा ना तो लोग बुरा मान जाते हैं कि देखिए मैं बोल रहा था तो मेरा माइक बंद कर दिया। इसलिए पहले नहीं, पर लोग वो एक आध बार क्योंकि किया, बोलने- फिर तो लगा नहीं, माइक बंद करने से लोगों को बुरा लगता है कि मेरी आवाज दबाई जा रही है, तो मैंने कहा नीरज माइक जी, चालू रखते हैं। अब मैं तो नीरज रिक्वेस्ट जी, कर रहा हूँ भाई, एक एक करके बोलिए, मैं पर्याप्त समय दे रहा हूँ, आप अपनी बात रख चुके हैं, अब दूसरे की सुन लीजिए, पॉइंट नोट कर लीजिए कि मुझे इसका काउंटर करना है, फिर कर दीजिएगा आप। अब जफर साहब बोल रहे थे, आप बीच बोल रहे, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो इसलिए एक मुझे भी करके बिल्कुल बोलिए। कुछ समझ में इससे तो आता ज्यादा नहीं है। शांत और बेहतरीन डिबेट कहीं नहीं होती होगी। आप बहुत सारे चैनलों में जाते होंगे सर, 5 मिनट बोलने का मौका नहीं मिलता होगा आप लोगों को, फिर भी आप यहाँ आकर के नहीं सुनते। जफर साहब अपनी बात आप 30-40 सेकंड में खत्म करिए, मुझे ब्रेक भी लेना है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, हाँ। यहाँ पर बैठे चैनल पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो सरीन साहब हो, चाहे शिवकांत जी हो, चाहे सिन्हा जी हैं, ये सब एक्सपीरियंस लोग हैं। इनकी समझ को कोई आदमी उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। इसलिए इन्होंने अपने तरफ से सारी बातें राजीव त्यागी जी को समझाई, लेकिन राजीव त्यागी जी के मन में जो है ना, एक ही बात है जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जिसकी पुष्टि कांग्रेस कमेटी में जो आज डिस्कस हुआ उससे होती है कि किसी तरह भी ऐसे सवाल उठाओ जिससे देश को कहीं ना कहीं कमजोर होते हुए दिखा जाए, या ऐसे सवाल उठाओ जिससे मनोबल जो है सेना का गिरे। अरे भाई, जब बार बार देश के हर लोग कह रहे हैं कि घुसने की कोशिश की और उसके घुसने की कोशिश में फेस ऑफ हुआ, वहां पर झड़प हुई, झड़प में हाँ हमारे 20 जवान जो है वैसे चाइनीज आर्मी को घुसने से रोका, उसमें उनकी भी शहादत हुई, और साथ साथ उनको भी 43 लोग मरे, 40 लोग मरे, वो आपको पता है कितने नंबर आ रहे हैं, लेकिन मुंहतोड़ जवाब दिया, एक सबक सिखाया। ये आपको समझ में नहीं आ रहा था आगे जी, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कि आप अच्छी बातें अपने सेना का जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं उसको सुनना नहीं चाहते। आप चाहते हैं इसमें भी ओछी राजनीति करना। नहीं, जफर साहब सुनिए, राजनीति आपको महंगी पड़ेगी। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आज मैं सुन लीजिए, आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना का कहीं पर भी ना तो इंट्रूजन करने की कोशिश नहीं, ठीक है, ये पॉइंट आपने बता दिया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। देखिए, मैं जिस बात को पूछ रहा हूं उस बात का जवाब कोई नहीं दे रहा। राजीव जी, हाँ, मैं सवाल पूछ लूं उसके बाद बोलेंगे आप ना, तो बेहतर रहेगा। मैं ये कह रहा हूं, मैं तो बोल लूं, मैं इसको काउंटर कर दूं। अच्छा, कर ही लीजिए फिर आप काउंटर में देखिए, पॉइंट रखिएगा, फैक्ट रखिएगा। हाँ, पॉइंट रखिए मैंने नीरज जी, जनता सब समझ रही है। अब ये बीच में नहीं बोलेंगे, आप वादा कर दीजिए, बीच में नहीं बोलता। बट आप लंबा भाषण नहीं देंगे, आप 30-40 सेकंड में खत्म करिए, मुझे बाकी गेस्ट से भी बात करनी है। बिल्कुल। मेरे मित्र ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सवाल उठा करके देश की सेना को कहीं ना कहीं मनोबल गिरा रही है। देश की सेना का मनोबल इस बात पे गिर रहा है कि आपने माउंटेन स्ट्राइकिंग कोर्ट का गठन नहीं किया, जो कांग्रेस 90,000 सैनिकों की भर्ती करने का प्रावधान 40,000 करोड़ के बजट कर करके कर गई थी। वो आपने आज तक एक सैनिक भर्ती नहीं किया जिनको चाइना के बॉर्डर पे रहना था। आपने देश की सेना के लिए 2020-21 के बजट में कुल 6,000 करोड़ रुपए बढ़ाए हैं, जो चिंता का विषय है। जो चिंता का विषय जाके पढ़ लीजिएगा अपने बजट को। तीसरी बात यहाँ कहना चाहूंगा, ठीक है, देखिए बीच में बोलने लगे, आप नीरज जी आप नहीं बोलेंगे बीच में, या बीच में बोलने लगे। अरे वो खाली एक लाइन कहना चाहता हूँ कि मेरे मित्र को शहादत से कोई मतलब नहीं है, इनको वोट से मतलब है। इन्हें शहीद सैनिकों के शरीर पे भी वोट चाहिए, ये वोट मांगने का काम करेंगे। मैं पूछता हूँ, चाइना की हिमाकत हो गया कहा था मैं देश। अब आप दोनों लोग शांत रहिए, मैं जरा एक सवाल जनरल सिन्हा से ले लेता हूं। मैं ये बताइए, नहीं, मुझे ये बताइए, मैं डिबेट कहां से शुरू करूं? 48 से, 49 से, 65 से, 62 से, 72 से, 93 से, 96 से, मैं वहां से डिबेट शुरू करूं? आप लोग क्या है
कि ऐसी बात करते ना कि बुआ जी के मूछें होती तो चाचा होते। अरे कर लेते ना, अगर इतना बड़ा था तो बना लेते बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। तब क्यों नहीं बनाया था? अभी जब से 2014 में मोदी जी आए सारी समस्या खड़ी हो गई, ना सड़क बनी, ना सेना है, ना कुछ नहीं है। ये मैं इसीलिए कहता हूं इतिहास में मत जाइए सर। राहुल जी ने उस समय ट्वीट और सवाल क्यों नहीं पूछे जब हमारी चौकियां कब्जी हो रही थी? सुरक्षा का कार्य अनवरत है, देश के विकास का तो कार्य क्या किया सुरक्षा बताइए आप? सरकार बदलती है, आपने जो बहुत सारी जगहों को नहीं सुनिए 2002 से 2013 की जो कब्जे उसका जवाब कौन देगा? ज्ञान मत दीजिए मुझे। ये इसलिए इतिहास में मत जाया करिए। देश का विकास अनवरत प्रक्रिया है। अनवरत प्रक्रिया में आज इस समय खड़े होकर के आप उस आदमी से पूछ रहे जो 6 साल से सत्ता में है, उससे क्यों नहीं पूछ रहे जो उससे पहले सत्ता में थे? अनवरत विकास खाली 6 साल में होगा क्या? मुझे एक ब्रेक लेना है, आप लोग शांत हुए, ठंडा पानी पीजिए, ब्रेक के बाद लौट के आते फिर चर्चा करते हैं। ब्रेक लेंगे एक छोटा सा। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो ताज़ा स्थिति इस समय चीन और भारत के बीच में बातचीत के जरिए बनी है, उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस का रोल, इन सब चीज़ों पे बातचीत हो रही है कि इस समय ताज़ा हालात क्या है और उससे कैसे हम निपटें और क्या भरोसा भी करना चाहिए। अब मैं अपने साथियों दूसरे के पास जाता हूँ। अब राजू जी और जफर जी प्लीज़ सुनिएगा जरा ध्यान से। सरीन साहब और जनरल सिन्हा, आप दोनों के पास आता हूँ पहले। सरीन साहब ये बताइए कि जो ताज़ा स्थिति है उस स्थिति में बार बार ये सवाल जब उठेंगे तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल फॉरवर्ड लुकिंग सर, पीछे क्या हुआ उसको छोड़ देते हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या हो? देखिए मेरे ख्याल स्ट्रैटेजी आपको जो वास्तविकता है, और जो वास्तविकता हमारे सामने कई दशकों से है, और हमारी प्रॉब्लम ये है, एक तो हम पीछे देखते रहते हैं, आगे नहीं देखते, और पीछे जो देखते हैं उसका सबक नहीं सीखते। सबक तो मेरे सामने बड़ा साफ था 1950 से, जब चीन ने पंडित नेहरू को धोखा दिया था, तो उस समय से मेरी नजर में तो हमारे को बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए था कि चीन के ऊपर कोई विश्वास नहीं हो सकता, और एक बहुत बड़ा आपका एक प्रॉब्लम रहेगा चीन। लेकिन हर जो हुकूमत आई है उसमें मोदी जी ने भी अपना हिस्सा डाला है, वो ये सोचती है कि वो कुछ ऐसा कर पाएगी, और ये हम सिर्फ चीन के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ भी यही करते हैं कि हम कुछ ऐसा कर पाएंगे जो हमसे पहले वाले नहीं कर पाए। लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि आप ना तो चीन के साथ ना पाकिस्तान के साथ आप कोई भी बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। चीन के साथ हमने भी वही हिमाकत की जो अमेरिका ने की, कि अगर हम लोग और चीजों में रिश्ते बढ़ाएंगे तो हो सकता है जो बाकी कटुता है या जो सीमा पर विवाद है उसको हम सुलझा लेंगे। मेरे ख्याल अब वो पोल उस बात की, या वो जो हमारा भ्रम था उसकी तो पोल खुल चुकी है। अब हमारे को करना ये है, देखिए अभी जो यथास्थिति है, जो अभी आज जो बातचीत हुई है, ठीक है, अगर इससे मामला सुलझ जाए और अभी आप जो फौजें हैं डिसएंगेज कर जाए, बहुत अच्छा है। लेकिन ये अब हालात बद से बदतर होते हुए मुझे तो नजर आते हैं आगे चलते हुए। उसका मतलब ये है कि आपको अपनी कूटनीतिक और आपको अपनी सैन्य शक्ति जो है वो इतनी बढ़ानी पड़ेगी कि चीन कोई दुस्साहस ना कर पाए। हमारे अभी भी बहुत सारे गैप्स हैं, और इस सरकार ने भी, जैसे पिछली सरकार थी सेंट एंथनी, तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया था फौज का। जी सरीन 10 साहब, साल में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई। सरीन इस साहब, सरकार ने कुछ छोटा मोटा किया, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, पिछले बजट में अगर आप देखें, हमने जो बजट अलॉट किया है इस बजट में, इस साल के बजट में हमने जो फौज के लिए बजट अलॉट किया है वो 1962 से भी कम है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। और अब हम उसके बाद ये चाहते हैं कि हम चीन का मुकाबला पूरी तरीके से करें, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बहुत बड़ा एक युद्ध होता है तो हमारे लिए बहुत सारी कमियां होंगी और हमारे को वो पूरा करने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल सोच समझ करके अपनी रणनीति बनाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, आपने और कही कूटनीति को साथ में मिलाना पड़ेगा। सरीन साहब, जो बात आपने कही कि हमने शायद ये सोच लिया कि चलिए युद्ध तो कोई हल है नहीं, तो दूसरे तरीके से मेल जोल रखें, व्यापार करें, कल्चरल एक्सचेंज करें, तो शायद हमारी पोल खुल गई ना यार। उसकी वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये शायद अप्रोच रहा होगा, इसलिए ये गलत साबित होगा। अच्छा मैं बता दूं, देखिए राजीव त्यागी जी, 13 मिनट पहले राहुल जी ने एक और ट्वीट किया है, अब मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पहले लिखा हुआ है चाइना टुक अवर लैंड, फिर इंडिया का फ्लैग बना हुआ है, उसके आगे लिखा है इंडिया मतलब फ्लैग से इज नेगोशिएटिंग टू गेट इट बैक। फिर लिखा हुआ है चाइना सेज इट्स नॉट इंडियन लैंड, पीएम हैज पब्लिकली सपोर्टेड चाइना's क्लेम, व्हाई इज पीएम बैकिंग चाइना एंड नॉट
एंड आवर आर्मी। अब उसमें 2 फ्लैग बने और एक अंग्रेजी अखबार की स्टोरी कोट कर दी है। राजीव जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप ये जो बार बार करते हैं ना, आप चले जाइए सामने बैठ के पूछ लीजिए ना, ये सवाल किससे पूछ रहे हैं आप? ट्विटर वाली जो जनता ट्रोलिंग वाली, वो जवाब देगी क्या इसका? आपने एक सर्वदलीय बैठक करी, उसमें सोनिया जी गई, बातचीत हुई, आप संतुष्ट नहीं हुए, आपको भी उस पहले बात तो उस बैठक में अगर इतने सवाल आपके मन में है तो आपको चले जाना चाहिए था। आप नहीं उस बैठक में शामिल हुए, कोई बात नहीं, आप दोबारा भाई उनसे मिलिए कि भाई हमें संतुष्ट नहीं, मेरे मन में इतने सवाल बात के लिए। लेकिन ये जो ट्वीट करते हैं ना, ये आपकी पोजीशन को दूसरे की नजर में कमजोर करते हैं। दूसरे का मतलब चीन क्या सोच रहा होगा कि अंदर ही लड़ मर रहे हैं तो हमसे क्या लड़ेंगे? मैं जवाब दे दूं प्लीज? 13 मिनट पे, हाँ छोटे में जवाब दीजिएगा, बहुत लंबा नहीं, क्योंकि मुझे हाँ शिवकांत जी से सवाल तो खैर 1.5 मिनट पूछा है, 1.5 मिनट नहीं, उसमें मैंने 30 सेकंड तो आपको ट्वीट पढ़ के सुनाया है। सवाल तो छोटा ही था। मैं जवाब देता हूँ। पंडित जी, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं। 2013-14 में भी यही सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछती थी और बाकायदा लेह लद्दाख के बॉर्डर तक डेलीगेशन लेकर के गई थी। तब भी आपने सवाल पूछा होगा भारतीय जनता पार्टी से कि आप जाकर के मनमोहन सिंह साहब से पूछ लीजिए उनके ड्राइंग रूम में बैठ करके। तो ये सवाल जो आप उठा रहे हैं, देश की सुरक्षा का जिम्मा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का है, तो आप बदला ले रहे हैं, दोनों का है। प्लीज अब मैं बीच में बोलिए प्लीज। अगर राहुल गांधी जी ने बात कही है तो फिंगर 4 फिंगर 8 की जो बात मैं कर रहा हूं बार बार, और जो देश की सरकार ने लिखा है चीन को बकायदा, जो मीटिंग में कहा है कि वापसी हमें जो है 5 मई से पहली वाली चाहिए, तो वो क्यों लिख रही है सरकार, इस बारे में जाइए। अभी सरीन साहब ने बहुत बढ़िया बात कही थी, उसके विषय में मैं कह देता हूं। वर्ष 2015-16 से लेकर 2020-21 तक सेना के आर्मी के बजट में 14% से बढ़कर के 36% की कटौती हुई, नेवी में 5 से लेकर के 41% की कटौती हुई, और एयरफोर्स में 27% से लेकर के 35% तक की कटौती की गई है बजट में। सरकार ने बजट में कटौती की है सेना के, तो सेना कैसे सक्षम हो जाएगी? हमारा सवाल अंदर ये है कि सेना को बजट मिलना चाहिए। अगर ये राष्ट्रद्रोह है तो ये बार बार करेंगे। 20 जवान शहीद कैसे हो गए, इसके बारे में सवाल पूछना राष्ट्रद्रोह है तो बार बार करेंगे। चीन ने फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक आके कैसे बैठ गया, इस पे सवाल करना राष्ट्रद्रोह है तो बार बार करेंगे। बार बार पूछेंगे सवाल, और स्पष्ट कह रहे हैं देश की सेना के साथ खड़े हैं। आपने हाथ कैसे बांध दिए देश की सेना के, जो सेना हौसले में नंबर 1 पे है पूरे विश्व में। तीसरे अंतिम बात कहना चाहता हूं। ठीक है राजीव जी, देखिए फिर सवाल से सवाल निकलेंगे सर, तीसरी बात विनम्रता से देखिए। अब ये फिर वही मैं कह रहा हूं कि आप जब बजट पे जाएंगे तो फिर राफेल खरीद लेते ना आप। 10 सेकंड में कहना चाहता हूँ, 10 सेकंड में, बहुत विनम्रता से। यहाँ पे राजनयिक भी बैठे हैं, यहाँ पे बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं। हमारे देश में उबाल है चीनी सामान को बैन करने का, कि चीनी सामान इस्तेमाल नहीं करना है। देशवासी चाहते हैं कि चीनी सामान इस्तेमाल करें। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय दूतावास में बैठ करके उनके अधिकारियों की मौजूदगी में, भारत के अधिकारियों की मौजूदगी में, देश के एक उद्योगपति ने 20 जून 2020 को $300 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया चाइना से, जो साहब का बहुत ज्यादा खास है, मोदी जी का बहुत खास है। तो उसका नाम अडानी है। नहीं, उसका नाम अडानी है। उसको रद्द करना चाहिए, उसको रद्द कर देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ सुनो आप सुनिए ना, अब आप शांत हो जाइए। सुनिए, कल आपके कांग्रेस के एक प्रवक्ता आए थे और उन्होंने ये कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड जो चाइना का है उसमें 0.5% इंडिया कंट्रीब्यूशन है। इस पे भी आपको थोड़ा सा ज्ञान नहीं सुनिए, अरे सुनिए ना, ज्ञान ले लीजिए इस पे भी। त्यागी जी, ज्ञान अपने पास रखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को दीजिए, जो लोग आके कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं मेरे को ज्ञान नहीं चाहिए आपका। प्लीज नहीं सुनिए, मुझे 10 सेकंड मुझे भी दीजिए। जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार 6,000 रुपए का आयात होता था। अरे से हमारे देश सुनिए ना त्यागी जी, अरे सुनिए ना, ये सब देखिए, ये प्लीज ये सब डेटा मुझे मत दीजिए। मैं सुबह से शाम तक बिजनेस चैनल में डेटा से खेलता हूं, प्लीज मेरे से मत उलझो डेटा में। मैं तो सिर्फ ये आईना दिखा रहा हूं कि एक प्रवक्ता कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक प्रवक्ता कहता है कि इससे फर्क पड़ेगा। चलिए छोड़िए ना उसको। शिवकांत शर्मा जी बताइए, ये जो अभी जो ताजा ट्वीट राहुल गांधी जी का आया है, मैं इसी सवाल पर तो पूरी बहस कर रहा हूं कि इस समय जब आपकी बातचीत चल रही है, जब दोनों देशों के बीच में एक प्रोसेस चल रहा है, उसमें इस तरीके के ट्वीट आपकी पोजीशन को दुश्मन की नजर में कमजोर करते हैं। और तब जबकि आपका इतिहास रहा है कि आप वहां की पार्टी के साथ समझौते करते हैं। शिवकांत जी देखिए, सवाल उठाना विपक्ष का काम है, विपक्ष की भूमिका है, लेकिन सवाल उठाने का समय और औचित्य देखा जाता है। आमतौर पर जब युद्ध की स्थिति हो, युद्ध की स्थिति अभी नहीं है, लेकिन
युद्ध होने की संभावना हो, तो विपक्ष जो है वो कोशिश करता है कि जितने भी विरोध हैं वो पर्दे के पीछे रखें। सरकार को आप लताड़िए, पर्दे के पीछे लताड़िए, लेकिन आप सार्वजनिक रूप से इस तरह की बातें करेंगे और फिर समझौते की आपने बात की, वो समझौता अगर अमेरिका की कोई पार्टी कर लेती तो जीवन भर वो पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। बट यहाँ देखिए ना, और ऐसी पार्टी के साथ डिस्क्लोज भी नहीं कर रहे हैं कि क्या समझौता था। जिसने माओ के जमाने में 6 करोड़ लोगों की मौत का वो कारण है, उस पार्टी के साथ आप लोकतांत्रिक पार्टी होकर के समझौता करने चाहिए। खैर वो एक अलग बात है। तो हर आदमी हम्माम में नंगा है, तो इसलिए ये सब सोच करके इस तरह के सवाल उठाने चाहिए। हम बात कर रहे थे रणनीति की। जी हमें देखना ये चाहिए कि चीन की रणनीति क्या है। मुझे चीन के इस हमले में न तो कोई आर्थिक औचित्य नजर आता है। मैंने सारे चैनल छान मारे, ब्लूमबर्ग से लेकर के सीएनबीसी और तमाम जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल, कोई एक भी लेख ऐसा नहीं है जो चीन की इस बात का समर्थन करता हो, ये मानता हो कि भारत पे हमला करके चीन को कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। सैनिक लाभ क्या होगा, मुझे तो नहीं लगता कोई सैनिक लाभ। सीधी सीधी चाल ये है, चीन की पुरानी जिद है। वो शुरू से कहता आया है कि आप अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए, हमें अक्सई चीन दे दीजिए, जो भारत कभी नहीं माना, मानना भी नहीं चाहिए। अब भारत ने श्योक नदी के किनारे किनारे सड़क बनाई है जो दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। उस सड़क पर पहुंचने का एकमात्र बीच से रास्ता गलवान घाटी है। गलवान नाला जो है वो उसमें आके पड़ता है। तो मुझे लगता है चीन की सीधी रणनीति ये है कि किसी तरह से उस मुहाने तक, उस संगम तक अगर उसका मोर्चा आ जाए तो वो सड़क बेकार हो जाएगी। सड़क बेकार हो जाएगी तो उसके बाद आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे उसका कोई मायने नहीं है। तो चीन ये चाहता है। और दूसरा उसके पीछे जो निहित आशय ये है, एक बड़ा भारी लेख छपा है, युनसुन है जो चीनी एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने टेक्सास सिक्योरिटी रिव्यू में वो लेख छापा है चीन की तरफ से कि चीन क्या चाहता है। चीन ये चाहता है कि जिसको लेकर के बार बार ये विवाद भी हो रहा है कि चीन घुसा के नहीं घुसा, एक जो एलएसी है वो कोई एक रेखा नहीं है, वो एक बफर जोन है कि आप 4-5 किलोमीटर का जो है बफर है जो चलता जा रहा है ऊपर से नीचे तक, उसमें दोनों तरफ से विवाद है। भारत कहता है नहीं सीमा यहाँ है, वो कहते हैं नहीं सीमा यहाँ है। उस बफर जोन में दोनों पक्षों को कुछ भी बनाने का अधिकार नहीं है। ये समझौता है, न उसमें आप हथियार लेके जाएंगे न उसमें कुछ बनाएंगे। चीन ने धीरे धीरे करके ये फैसला किया है कि उस बफर जोन को थोड़ा थोड़ा करके काट के हम कब्जे में लेते आएंगे और उसके बाद जो सीमा हम चाहते हैं वो सीमा बना लेंगे और फिर एक नियंत्रण रेखा जैसे पाकिस्तान के साथ है उस पर बातचीत करेंगे। ये मुझे लगता है उसकी चाल। शिवकांत जी, आपने बहुत पॉइंटेड बात कही। और जो 9 किलोमीटर का दर्रा है ना, जो फीडर रोड है जिसको गलवान से जो कनेक्ट करता है, सही कहना वो झगड़े की जड़ एक बड़ी वही है, क्योंकि वो सबसे नैरो स्पेस है जहां से आप एक दूसरे के उसमें जा सकते हैं। जनरल सिन्हा, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इससे पहले मैं अपने दर्शकों से कहूं, चूंकि ये डिबेट आजकल रोज हो रही है, इंडिया चाइना बॉर्डर, गलवान फिंगर्स और प्योंगयांग झील, दौलत बेग ओल्डी, तो कृपा करके दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ें, तो उससे मैं क्या कह रहा हूं और जो बाकी लोग क्या कह रहे हैं वो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। क्योंकि अभी हो सकता है कि ऐसे ही मौक़ों पे भूगोल पढ़ने का मौका मिलता है, तो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जो बात शिवकांत जी समझा रहे हैं वो समझने में आपको आसानी होगी कि वो 9 किलोमीटर की रोड इसलिए फसाद की जड़ है। लेकिन जनरल सिन्हा, समय कम है, संक्षेप में बताइएगा रणनीति क्या हो, क्या युद्ध ही कर लें क्या, जैसा कि कांग्रेस चाहती है कि युद्ध करो? अब देखिए निशांत साहब, युद्ध तो कभी कोई करना नहीं चाहेगा, कोई भी देश नहीं चाहता। युद्ध प्रिवेंशंस का ही स्ट्रैटेजी होती है। बात आज के जो शिवकांत जी ने कहा, एक पॉइंट बहुत पॉइंटेड मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए ये जो परिस्थिति बनी है, जो मौका आया है, ये मेरे अनुसार फिर 1000 साल नहीं मिलेंगे आपको। ये मौके आपने गंवाएंगे, ये अपॉर्चुनिटी है। चैलेंजेस उसने किए थे, टेबल टर्न आपने करने हैं। यदि आपने नहीं किया तो बहुत बड़ा मौका आप गंवाएंगे। और मौका गंवाने का ये नहीं मतलब है कि केवल ऑल आउट वॉर होती है। हम पूरी तरह तैयार हैं। आज चाइना इस परिस्थिति में नहीं है कि आपको किसी भी मोर्चे पे मुकाबला करे। यदि आप नहीं समझते हैं तो स्ट्रैटेजिकली, ऑपरेशनली या टैक्टिकली तीनों जगह आप फेल होंगे। डिप्लोमेटिक तो होंगे ही, राजनीतिक तौर पे भी फेल होंगे। जी, समय कम है इसलिए निवेदन पहले कर दे रहा हूँ। राजीव जी, क्या करें, युद्ध करें? राजीव जी कोई बैठा के देखिए मैं 2-3 सही मैं आ रहा हूं जफर जी, अरे पहले उनसे पूछूं फिर उसका जवाब आप देंगे। बैठा नहीं
बहुत विनम्रता से सुनिए ना जफर जी, आप प्लीज। सजेशन देना चाहता हूँ। युद्ध करें क्या? जा रहे हैं, बेतुकी बातें कर रहे जा रहे हैं। मैं बहुत सुनिए, मैं सजेशन करेंगे दूं, सजेशन अगर लेने को तैयार होंगे। नहीं, युद्ध लेकिन करें क्या? चाइना बातचीत हो रही है, उसमें आप एग्री नहीं कर रहे हैं। बातचीत तो आप लोग मान ही नहीं रहे। के लिए मैं कूटनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक वो तो रूप से चल रही है ना प्रयास करने बातें। होंगे। और कूटनीति चल रही है, बातचीत चल रही है, उससे आप संतुष्ट नहीं है, ट्वीट पे ट्वीट आ रहे हैं, तो युद्ध बचता, युद्ध नहीं, कर लें देखिए क्या? वो जो आप बात कह रहे हैं ना, देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है नीरज वाजपेयी जी, हो सकता है आपके यहाँ से कोई सेना में ना रहा हो सर ये देखिए, ये जो सेना का जो दर्द है मैं समझता हूँ। बुरा मत मानिएगा, ये जो फालतू की बातें आप लोग करने लगते हैं ना, संग्राम सेनानी थे तो मैं समझता हूँ। प्लीज सुनिए राजीव जी, नहीं शहीद हो गए 45 साल बाद, पहली बार गोली चली है सीमा पे चीन की तरफ से, सुनिए उस पे सवाल नहीं पूछेंगे राजीव जी है, सुनिए नीरज जी मैं एक मिनट में ये जो बार मैं एक मिनट नीरज सर, समय कम है, मैं जफर जी से एक जवाब लेना चाहता हूं। बार जो बोला जा रहा है, देखिए ये 45 साल के बाद से ये जो डायलॉग है ना लगा रहे हैं, उसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहता हूं। हम सर 10 सेकंड रुकिए, आप 10 सेकंड रुकिए सर। आप ये जो नहीं जब रुकिए ना, ये जो डायलॉग बहुत लोग मारते हैं ना कि आपके घर में कोई सेना नहीं इसलिए आप नहीं समझते, ये फालतू के फर्जी डायलॉग बंद करिए, एक। और दूसरा, जब कुछ समझ में आए तो आप पत्रकार या एंकर के ऊपर सवाल करिए, ये भी बकवास स्टडीज को रोक दीजिए। जफर साहब जवाब दीजिए, युद्ध होगा क्या? आप सबको बकवास ही लगती है। अरे आप कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप पत्रकार को बोल रहे हैं मेरे घर में कोई सेना में नहीं है इसलिए मैं जानता नहीं हूँ। आपको कैसे पता मेरे घर में सेना में कोई नहीं है? आपको कैसे पता कि मेरे घर में कोई सेना में नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी के इरादे मत देखिए। आपको कैसे पता कि मेरे घर का कोई सेना में नहीं है? अब मुझे पता नहीं है। कांग्रेस से सवाल करिए, बस ये सवाल करिए। डोंट गेट पर्सनल प्लीज। जफर साहब जवाब दीजिए, आप जवाब मैं दीजिए। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ नीरज जी, हाँ। राजीव त्यागी जी को कह रहे बार बार वो बात कर रहे हैं बजट के बारे में, मिलिट्री के बारे में, मिलिटरली हम कितने स्ट्रांग है उसके बारे में। मैं तो सिर्फ उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2014 की पोजीशन में आप अगर आर्मी एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनसे पूछिए कि क्या मिलिटरली हम कितने स्ट्रांग थे उस वक्त और आप कितने स्ट्रांग है। देखिए इन्होंने जिस हालत में जो बोलते हैं ना कि इस हालत पे छोड़ा था कि हम 2 दिन का भी वार अगर होता किसी के साथ तो हम उस स्थिति में नहीं थे, लेकिन बहुत सारी चीजें जो कमी थी वो उसकी पूरी, आपको उतनी गोलियां भी नहीं थी कि 2 दिन के लिए बोलना नहीं चाहिए जो आप वॉर कर सकते। लेकिन हमने जब जो जनरली जो एक स्टैंडर्ड रूल है कि 20 दिन का वॉर के लिए पूरी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, हमने 40 दिन के करके रखी है। और एब्सोल्यूट अमाउंट में हो सकता है परसेंटेज ऑफ जीडीपी में कम हुआ लेकिन एब्सोल्यूट अमाउंट में बार बार ठीक है। 30 सेकंड जनरल सिन्हा के लिए। जफर जी हो गया आपका 30 सेकंड जनरल सिन्हा के लिए, उसके बाद ब्रेक, मेरा समय खत्म हो गया, रैप करूंगा। जनरल सिन्हा देखिए नीरज जी, हमारी शहादत पे, हमारी बलिदानी पे सब राजनीति करना चाहते हैं। मेरा हाथ जोड़ करके विनती है, जो 16 बिहार में आपने देखा 15 और 16 की रात में, आने वाले 100 दशकों में भी इस तरह की शहादत नहीं आपको दिखाई देगी। जो ये कह रहे हैं ना, अब घड़ियालू आंसू रोते रहते हैं, ये हमारे को नहीं चाहिए, सेना को नहीं चाहिए ऐसे घड़ियालू आंसू। हम किसी चीज को कर रहे हैं, हमारा साथ चाहिए। आप सवाल खड़ा करते हैं और फिर बोलते हैं कि शहादत हो गई। अरे शहादत देने के लिए हम बने हैं, मातृभूमि के लिए बने हैं। हम जाते हैं तो हम इन चीजों को करने की सोच समझ के जाते हैं। तो कोई पीछे हटने वाला नहीं है। हमने बहुत बड़ी चीज हासिल की है, उसको इस छोटे छोटे बातों से, इस तरह से छोटी बातों से नीचा ना दिखाएं। जी जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरा खत्म हो रहा है। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि भारत में शादी कोई ऐसा परिवार हो जिसका कोई दोस्त, कोई अजीज या कोई डायरेक्ट रिश्तेदार फौज में ना हो। इसलिए ये सब बातें मत बोला करिए। और पर्सनल होने से कोई फायदा नहीं कि एंकर के ऊपर ब्लेम लगा दोगे तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैं क्वेश्चन पूछूंगा और जो वाजिब क्वेश्चन है मैंने बीजेपी से भी पूछे हैं, इसलिए ये सब प्लीज डोंट गेट पर्सनल। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज।